जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की तीसरी क्लास है। इसमें हमने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जमा किया है। टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक ही क्लास में हम लोग देखेंगे। आखिर तक बने रहिएगा। यही पैटर्न है, इसी तरह आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने फॉर्म तो भर ही लिया होगा और 25 मई को आप लोगों का एग्ज़ाम है। ये आपका सिलेबस है, आपको पता है 100 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। जनरल नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों क्लासें चल रही हैं। अब इसको जल्दी जल्दी पूरा करके फिर आपका जो जनरल इंग्लिश है और लैंग्वेज में आपने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा, उससे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इतनी की तैयारी तो बहुत अच्छे से मैं करा दूंगा। अब ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट का पोर्शन है। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह कराएंगे, नहीं तो टीम ने इसका नोट बहुत अच्छे अंदाज में उर्दू मीडियम ने तैयार कर रखा है। बस हल्की फुल्की कास्ट पे, जिससे इस चैनल का जो एकेडमी है इसका प्रमोशन के लिए 199 यानी 199 में आपका चारों सब्जेक्ट यानी मैथ का, फिज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल स्टडीज़, चारों नोट आपको एक ही साथ में मिल जाएंगे। आप इसका खाली टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसकी तो क्लास आपकी चल ही रही। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्लास की जानिब, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं बार बार। ठीक है, चलिए देखिए, ये निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप आखिर में कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपने साथियों को बताइए जो भी यानी डीएलएड के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। और आखिर में शेयर भी, लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको नोट चाहिए मामूली सी रकम में 199, या इसमें से आपका किसी एक टॉपिक पे चाहिए, जैसे मैथ है उस पर, तो उसके लिए आप 99 पे करके, ठीक है, जैसे मान लो आपका मैथ का चाहिए तो अलग से मैथ का ले सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप जो है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9873603812, ठीक है, 98736038A1 है। ठीक है, 12 आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो बाकी ये जो आपका 60 नंबर है, इसका आप उर्दू में अच्छी तरह तैयार किया हुआ नोट है, उसको आप ले करके अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मौका मिला तो उसकी भी क्लास इंशाल्लाह ली जाएगी, और इसकी तो क्लासें चल ही रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। आगे है प्रोग्रेस कार्ड, बच्चों को उस तरक्की के बारे में बतलाते हैं। आपने पढ़ रखा होगा, जब बच्चे जो पहली दूसरी क्लास में होते हैं तो क्या होता है, उनका प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया जाता है कि कितना नंबर टेस्ट में आ रहे हैं, यूटी में कितना नंबर पा रहे हैं। तो वो प्रोग्रेस कार्ड बच्चों का जो तैयार किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है बताइए। प्रोग्रेस कार्ड का मतलब क्या होता है, आप इस दौर से गुजरे होंगे ज़रूर। ठीक है, इसका मतलब है इम्तिहान में हासिल नंबरात, उसमें जो आपका यूनिट टेस्ट होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उसमें कितना नंबर आप पाते हैं उसके बारे में उसमें जानकारी मिलती है। भूलने की वजह, आपने पढ़ा, आपने वीडियो देखी, दूसरे दिन भूल गए, इसकी मेन वजह क्या है, इसकी मेन वजह है याद करने और दोहराने का लंबा वक्फा।
आपने एक मरतबा वीडियो देख लिया, बहुत दिनों तक नहीं देखा तो आप भूल जाएंगे। ये तो इंसानी फितरत है, ठीक है। रटने की वजह दूसरों को देख कर सुनना, ये सब मेन रीज़न नहीं हो सकते, ठीक है। यही दूसरा वाला आपका सही होगा। वाहिद मुअल्लिम मदरसा यानी सिंगल टीचर स्कूल, कोई ऐसा स्कूल है जिसमें एक ही टीचर है। तो उस इसमें टीचर के कौन से मसाइल हो सकते हैं? एक से ज़ायद जमातें, घर से मदरसा की दूरी, बच्चों की आदमी दिलचस्पी। देखिए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका पहला वाला होगा। जाहिर सी बात है, एक ही टीचर हैं, क्लास 5 तक है, तो एक ही टीचर कितनी क्लास के बच्चों की एक साथ क्लास ले पाएगा, तो इसमें दुश्वारी होती है। सरकारी स्कूल में परेशानी ये है कि आप देखेंगे परमानेंट टीचर बहुत कम रहते हैं, तो इससे बच्चों की जो एजुकेशन है वो इफ़ेक्ट करती है। इसलिए आप देखेंगे अर्ली एजुकेशन में प्राइमरी लेवल, नर्सरी लेवल पे लोग क्या है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये वजूहात पूछी गई है, आप इसको जहन में रखिएगा। जैसे कॉन्वेंट्स में या जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें आप देखेंगे जो प्राइवेट स्कूल अलग अलग खोले गए हैं, जैसे सेंट्स वाले स्कूल हैं, उसमें लोग ज़्यादा भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर अच्छे मिल जाते हैं। सरकारी स्कूल में यही कमी है कि टीचरों की कमी है। अब देखिए आप डीएलएड करके एक अच्छी डिग्री लीजिए, फिर डीएससी की तैयारी कीजिए, अच्छे टीचर बनिए और सरकारी स्कूल में भी आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। मदरसा के टाइम टेबल में, यानी मदरसा का मतलब स्कूल, ठीक है। स्कूल के टाइम टेबल में क्या चीज़ होनी चाहिए? मुश्किल मज़ामीन के घंटे सुबह में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसलिए देखेंगे जैसे आप जाते हैं क्लास में, क्लास 5th में 6 में आप देखे होंगे, क्या है कि पहला घंटा आपका मैथ का रखा जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपका दिमाग तरोताज़ा है। तो जो मुश्किल मज़ामीन हैं साइंस के, मैथ के, इसको जो है सुबह के टाइम में रखना चाहिए। CAPF का मुखफ़फ़ क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन। ये शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। C से कॉम्प्रिहेंसिव, A से एक्सेस। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है सबको शामिल करते हुए, एक्सेस कहीं तक पहुंच। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन तक सब ऑलराउंड जितने लोग हैं, हाशिए पे रहने वाले लोग, सबका एक्सेस हो सके, यानी सबका एनरोलमेंट हो सके, ठीक है। आंध्र प्रदेश की तश्कील, आपको पता है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद स्टेट को ज़ुबान की बुनियाद पे बांटा गया, यानी तकसीम किया गया। उसमें आंध्र प्रदेश को 1956 में बांटा गया, क्योंकि यहाँ की ज़ुबान क्या थी? तेलुगु थी। पहले आंध्र प्रदेश और ये जो तमिलनाडु वाला इलाका पहले एक ही था, लेकिन उधर वाले तमिल बोलते थे, इधर वाले तेलुगु बोलते थे, फिर उसका बंटवारा हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? दोनों बंटने के बाद आप देखेंगे 2014 में क्या हो गया, आपका आंध्र प्रदेश भी बढ़ करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग स्टेट बन गए, ठीक है। 2014 यानी 2014 से पहले, 2 जून 2014 से पहले क्या एक ही था, आपको पता होगा। चलिए आगे क्या है, यानी प्ले वे मेथड। अब देखिए एक सवाल मेरे जहन में आ गया, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की तश्कील कब हुई? आप तो बता देंगे, पूछा जा सकता है क्योंकि आप तेलंगाना स्टेट से डीएलएड करना चाहते हैं। पूछा जा सकता है तेलंगाना स्टेट की तश्कील कब हुई, इसको कब बनाया गया? तो इसकी तश्कील याद रखिएगा 2 जून 2014, इस डेट को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे है प्ले वे मेथड। देखिए पढ़ाने के अलग अलग तरीक़े होते हैं, उसमें से एक है बच्चों को हम खेल खेल में सिखाएंगे। तो प्ले वे मेथड का बानी यानी इसका फाउंडर कौन है? देखिए फोरबेल का नाम आता है, ठीक है। इसके अलावा
अगर आपके ऑप्शन में फोरबिल के अलावा कुछ आ गया, यानी कार्डवेल, कार्डवेल का नाम आ गया, क्या नाम आ गया? कार्डवेल का नाम आ गया, तो इसको पहले टिक कीजिएगा, क्योंकि हकीकत में प्लेवे मेथड का बानी कार्डवेल है, लेकिन इन्होंने इसकी बुनियाद तो डाल दी, तरीका बता दिया, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करने का काम किसने किया है? फोरबिल ने किया है, इसलिए फोरबिल का नाम सबसे ज़्यादा आता है, यानी इसका नया चेहरा दे करके फिर इसको स्कूल में नाफिज करने का काम फोरबिल का है, ठीक है। और कार्डवेल ने इसका इंट्रोडक्शन कराया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे है स्टैग्नेशन, कहते हैं ना यार लाइफ में स्टैग्नेशन आ गया, यानी ठहराव आ गया, तो स्टैग्नेशन का क्या मतलब है बताइए? स्टैग्नेशन का क्या मतलब है? फेल होने पर उसी जमात में एक और साल तक पढ़ना, यही सही है। आप फिफ्थ में थे, फेल हो गए, फिर फिफ्थ में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है स्टैग्नेशन, ठीक है। देखिए क्लास समझ में आ रही है तो थोड़ा लाइक भी करें, कमेंट में भी बताते रहें, क्योंकि पढ़ाने वाले का इससे मोटिवेशन बढ़ता है। इसी जमात में दोबारा दाखिला देना, ठीक है, तो कौन सा होगा? पहला वाला सही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नन डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया, NDP, नन डिटेंशन भी कह सकते हैं, नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया। बताइए कब लागू किया गया? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया था 1971 में। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब आप अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो मैं इसको बताता हूँ। देखिए नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब ये है कि बच्चा अगर क्लास फोर्थ में फेल हो गया तो हम उसको फेल नहीं करेंगे, बल्कि दोबारा एग्ज़ाम ले करके 1 महीने कुछ या 15 दिन, 1 महीने का टाइम देकर दोबारा एग्ज़ाम लेकर उसको अगली जमात में हम प्रमोट कर देंगे, उसको उसी जमात में दूसरी साल पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। इसी को कहा जाता है नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया 1971 में। जब और अगर ये सवाल आ गया कि पूरे हिंदुस्तान में नो डिटेंशन पॉलिसी को कब लागू किया गया, तो आप याद रखिएगा RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट 2009 में कहा गया था कि बच्चे को किसी भी एक क्लास में दोबारा नहीं पढ़ने दिया जाएगा। नतीजा ये हो जाता था कि बच्चे क्लास 6 पास हो जा रहे हैं, लेकिन पास होने के बाद क्लास 6 की किताब भी देखकर नहीं पढ़ पाते थे। तो उसके बाद अब जा कर के कुछ साल पहले नो डिटेंशन पॉलिसी को फिर से नाफिज किया गया। याद रखिएगा नो डिटेंशन पॉलिसी पूरे इंडिया में कब लागू किया गया था? RTE एक्ट 2009 जब 2010 से इम्प्लीमेंट किया गया, इसके तहत ये कहा गया था बच्चा क्लास 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। कौन सी एजुकेशन? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। लेकिन बीच में बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। अगर फेल किया जाएगा तो क्लास 8 तक पहुंचते पहुंचते 15 साल का हो जाएगा। लेकिन बाद में देखा गया कि इसका रिजल्ट बहुत उल्टा आता था कि बच्चा नाम का तो पास हो गया लेकिन उसको कुछ आता नहीं था। फिर बाद में इस पॉलिसी को हटाया गया, ठीक है। चलिए ये जो हमें ज़रूरी लगता है उसका मैं थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में औरतों के लिए मुख्तस रिजर्वेशन, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना दोनों में है, औरतों के लिए 33 यानी 33% रिजर्वेशन। 33% ये है कि जैसे आपका गांव इलाके में जो प्रधानी का इलेक्शन होता है या मेयर का इलेक्शन होता है या काउंसलर का इलेक्शन होता है,
उसमें सीटें 33% महिलाओं के लिए, औरतों के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। 33% याद रखिएगा, ठीक है। बुनियादी तालीम यानी बेसिक एजुकेशन के बानी, यानी बेसिक एजुकेशन के बानी आपके गांधी जी माने जाते हैं। बेसिक एजुकेशन कहा जाता है, नई तालीम कहा जा सकता है, वर्धा एजुकेशन यानी वर्धा तालीम, तीनों के बानी गांधी जी थे। यानी गांधी जी एक नया कंसेप्ट लेकर के गुजरात में आए थे कि बच्चों को एक नई तालीम दी जाए। उसमें उन्होंने ओकेशनल एजुकेशन यानी पेशा वाराना तालीम की बात की थी। उन्होंने कहा था कि बच्चा, यानी गांधी जी ने 3H का फार्मूला दिया था, 3H का, यानी ऐसी तालीम होनी चाहिए कि पहले H का मतलब हेड, यानी बच्चे का दिमागी तौर पे डेवलपमेंट होना चाहिए, नशोनुमा होनी चाहिए। नंबर 2 पे क्या कहा था, यानी हार्ट, और ये क्या है, यानी पहला हेड दूसरा हार्ट, मतलब दिल, ठीक है। यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी ठीक ठाक होना चाहिए। और 3H से हैंड, हैंड का मतलब होता है यानी फिजिकली डेवलपमेंट। बच्चा क्लास 8 तक पहुंचते पहुंचते कोई हुनर लेकर के आए ताकि बाहर निकल करके वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, कोई काम कर सके, ठीक है। तो ये बेसिक एजुकेशन की बात गांधी जी ने की थी, ठीक है। टीचर के वजीफ़ा हुस्न खिदमत पर सुबुक दोषी की उम्र कितनी थी, 58, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे है 1964 में कौमी तालीमी पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। 1964 और 66 में एक नई तालीमी यानी कौमी तालीमी पॉलिसी, उसको कोठारी कमीशन कहते हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जिसको कहा, जो 1964 में आई थी, याद रखिएगा, ठीक है। टीचर्स डे कब मनाया जाता है, टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। टीचर्स डे, आपके एक प्रेसिडेंट गुजरे हैं, उनका नाम है सर्वपल्लव राधा कृष्णा, ठीक है। सर्वपल्ली राधा कृष्णा, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी यानी यौम पैदाइश के दिन को हम क्या बनाते हैं, यानी 5 सितंबर को टीचर्स यानी उस्ताद डे, उस्ताद का दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें पूछा जा सकता है कि कब से मनाना शुरू किया गया। 5 सितंबर 1964 से मनाना शुरू किया गया, सर्वपल्ली राधा कृष्णा के यौम पैदाइश के दिन पर, ठीक है। उसी को खास करते हुए मनाया गया। यूजीसी, आपको पता है यूनिवर्सिटियों को जो अप्रूवल देता है, उनको फंड देने का काम किसका है, यूजीसी का है। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, एक चीज़ है, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द नेशन, इस कौल को किसने कहा है। बच्चा क्या है, देश का, कौम का क्या है, बाप है, उसका फादर है। ये कहने वाले कौन थे, बताइए। ये कहने वाले आपके वुड्सवर्थ थे, ठीक है। देखिए, ओकेशनल एजुकेशन, फिर सवाल घुमा के पूछा गया। बेसिक एजुकेशन, ओकेशनल एजुकेशन, ये दोनों किससे जुड़ा है, MK मोहनदास करमचंद गांधी जी से, ठीक है। तालीमी मरहले, या पूछा जा सकता है 3H का फार्मूला किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। तालीमी मरहलों में इनाम तलबा के लिए, जब बच्चा पढ़ता है या को करिकुलर एक्टिविटीज़ या करिकुलर एक्टिविटीज़ में मान लो क्लास में पहली पोजीशन लाया,
तो उसको जो इनाम दिया जाता है उसका मेन मकसद यानी इनाम देने का मेन मकसद क्या है? हिम्मत अफजाई यानी हौसला अफजाई, मोटिवेशन, ताकि बच्चा और अच्छे मेहनत से पढ़ सके और दिल लगा करके जो है और अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, चलिए। किंडरगार्टन जिसको आप कहते हैं केजी, किंडरगार्टन तरीक़े तालीम का बानी। किंडरगार्टन तरीक़े तालीम का बानी किसको माना जाता है? इसको फ्रोबेल को माना जाता है। किसको? फ्रोबेल। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था फ्रेडरिच और फ्रोबेल। किंडरगार्टन का बानी इन्हीं को माना जाता है। ये कहाँ के थे? ये जर्मनी यानी जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे, माहिर तालीम थे। ठीक है, फ्रोबेल। इन्होंने क्या कहा था? इनका मानना, इन्होंने बच्चों को क्या बना दिया? जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, बच्चा को क्या बना दिया? पौधा, जिसको हम कहते हैं प्लांट। बच्चा क्या हो गया? पौधा। और टीचर क्या हो गया? यानी मुअल्लिम क्या होगा? मुअल्लिम होगा गार्डनर यानी माली, माली कह लीजिए। माली क्या करता है? कोई पौधा होता है, माली उसकी रखवाली करता है। तो इसी तरह किंडरगार्टन इन्होंने बनाया था, यानी फ्रोबेल ने, जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बच्चे को पौधा बनाया और मुअल्लिम को माली। अब माली क्या करता है? पौधे को काटता है, छांटता है, उसकी सिंचाई करता है, देखभाल करता है। इसी तरह टीचर एज अ माली की तरह रहेगा, यानी बच्चों की पूरी देखभाल करेगा, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइडर यानी प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए एज अ फैसिलिटेटर होगा। ठीक है, तो फ्रोबेल ने इसको इंट्रोडक्शन कराया था। ठीक है, उसके बानी माने जाते हैं। ज़हानत जिसको आप इंटेलिजेंस कहते हैं, ज़हानत की पैमाइश का मूजिद यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट, पैमाइश मतलब टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का बानी कौन माना जाता है? देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट का बानी अल्फ्रेड बिने, क्या नाम है? अल्फ्रेड बिने माना जाता है। कौन माना जाता है? AL। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया था अल्बर्ट, अल्फ्रेड या अल्बर्ट, F भी कहीं कहीं बा भी। ठीक है, B भी लिख के आता है। बिने यानी इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। अगर कहीं पूछा गया इंटेलिजेंस टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले मेंटल एज और नीचे क्या आएगा? CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फार्मूला दिया था। ठीक है, मेंटल एज, जैसे मान लीजिए आप हैं 15 साल के, लेकिन आपका दिमाग काम कर रहा है 20 साल के बच्चों की तरह। ठीक है, तो मेंटल एज आपका क्या हुआ? 20 माना जाएगा। 20, और हकीकत में आप कितने साल के हैं? 15 साल के हैं। तो 20 यानी मेंटल एज आपका 20 का चल रहा है, लेकिन हकीकत यानी क्रोनोलॉजिकल एज 15 साल इंटू 100। अब जो आएगा वही वो उसका मेन माना जाएगा, टेस्ट का नतीजा माना जाएगा। ठीक है, बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्या करेंगे? आप कहानियाँ सुनाएंगे। देखिए, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को अगर कहानियों के ज़रिए चीज़ों को सिखाएंगे तो बच्चा उसको और इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। ठीक है, इक्तिसाब के कानून का मूजिद, इक्तिसाब यानी लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग,
लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया था? लॉ ऑफ लर्निंग आपके थॉर्नडाइक यानी बिहेवियरिस्ट थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? बिल्ली पे इन्होंने रिसर्च किया था। बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था और बाहर एक मछली रख दी थी और बिल्ली उसकी स्मेल खुशबू जो है सूंघ करके उसमें तड़प रही थी। इधर उधर जब जाती थी तो उसको करंट लगता था, ठीक है। लेकिन जब उस खटके पे अचानक इधर उधर पैर मारते मारते खटके पे अचानक जो है उसका पंजा पड़ गया, खटका खुल गया, मछली खा लिया। इसी रिसर्च को ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। बार बार ट्रायल कर रही थी बिल्ली और गलती कर रही थी, लेकिन ट्रायल करते 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 एक बार सीख ली। जैसे आप साइकिल चलाना सीखोगे, शुरू शुरू में चला रहे थे तो बैलेंस नहीं बनता था, इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या बैलेंस बन जाता, आप सीख लेते हैं। तो वही लर्निंग का लॉ ऑफ लर्निंग का मोजिद किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। आगे जब आप डिप्लोमा वगैरह करेंगे तो उसमें इसके रिसर्च को डिटेल से आप पढ़ेंगे, ठीक है। मदरसा तहतानिया में नज्म पढ़ाने का मकसद बताइए। यानी छोटे लेवल पे नज्म पढ़ाने का मकसद लुत्फ अंदोज़ी यानी एंजॉयमेंट, ताकि ताकि बच्चे को मज़ा आ सके, ठीक है। चलिए आगे है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 के ज़रिए लाया गया था। इसमें कहा गया था 6 से 14 साल तक के बच्चे को, तीसरा वाला पॉइंट सही होगा, 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी, फ्री का मतलब होता है उसको पढ़ने के लिए सारी चीज़ें दी जाएंगी, एक पैसा फीस नहीं ली जाएगी, उसको बैग भी दिया जाएगा, किताबें भी दी जाएगी, यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये 14 साल तक रहेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर बच्चा स्पेशल है यानी कोई उज़्र है, कोई यानी चलने में फिरने में देखने में, तो उसके लिए 6 से 18 साल रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे है ECCE का फुल फॉर्म, एक इसका मुखफ़फ़ है। देखिए ये है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ई से अर्ली, सी से चाइल्ड, सी से केयर एंड एजुकेशन। ये आपका दूसरा वाला सही माना जाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मैं कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो जहन में चीज़ें बैठ जाएंगी, और नहीं तो सिर्फ सवाल पढ़ें जवाब देते जाएं तो थोड़ा मज़ा कम आएगा। हिंदुस्तान में ख्वादगी का फ़ीसद, यानी हिंदुस्तान में आपको पता है 2011 में सेंसस हुआ था, यानी मरदमशुमारी 2011 में, उसके बाद कोरोना आ गया 22 यानी 2020-22 में होना था, कोरोना की वजह से टल गया, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। 2011 के मुताबिक हिंदुस्तान में ख्वादगी का फ़ीसद कितना था आप बताइए। बहुत जगह आप पढ़े होंगे। देखिए असल में इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। 74.04 ये था, ठीक है। चलिए ड्रॉप आउट यानी तर्क मदरसा, क्या बच्चे को क्लास 8 तक पढ़ना है, पता चला क्लास 6 में क्लास 7 में स्कूल छोड़ के भाग गया, सिलाई का काम सीखने लगा, मोबाइल बनाने लगा, पंचर जोड़ने लगा, ठीक है, मैकेनिक बन गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तो है ड्रॉप आउट तर्क मदरसा लड़कियों में ज़्यादा है, सही बात है। देखिए RTE एक्ट 2009 जब आया उससे पहले रिसर्च किया गया, ये बात समझ में आई। जैसे क्या है, पहले क्या होता था, आप देखेंगे अपने बड़ों से पूछिए, अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो आप सरकारी स्कूलों का एक बार मुआयना किया होगा या खुद आपने अपने आँखों से मुशाहिदा किया होगा। क्या होता था, स्कूल में अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए लड़कियों के लिए स्कूल में टॉयलेट नहीं था। अब बताइए
कोई बच्ची सुबह को स्कूल जाएगी और शाम तक अगर उसको ज़रूरत बशरी पेश आए, वॉशरूम जाना हुआ, अब वो तो है नहीं, वहाँ वॉशरूम तक नहीं है, क्या नाम है, शौचालय नहीं बना है, टॉयलेट नहीं बना है। इस वजह से कितनी लड़कियाँ दर्जा 4-5 के बाद स्कूल जाना छोड़ देती थी, क्योंकि क्या है, स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। पीने लायक पानी नहीं था, अलग क्लासरूम नहीं था, वॉशरूम नहीं था जिससे आदमी अपनी ज़रूरतें बशरी पूरी कर सके। ठीक है, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उस पर इम्प्लीमेंट किया, पैसा खर्च किया, अब तो स्कूलों की हालत दुरुस्त हो गई कि बाउंड्री बन जाती है कहीं कहीं। और क्या है, उसमें मिड डे मील भी दिया जा लगा, क्योंकि पहले गरीबी बहुत थी, लोगों को खाना नहीं मिलता था। जो खाना नहीं मिलता है तो कैसे वो पढ़ेंगे, इसलिए मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी। लड़कियों में स्कूल छोड़ने की मेन रीज़न ये था कि उनके लिए अलग से यानी लैट्रीन की, यानी शौचालय की, ठीक है, यानी टॉयलेट की का इंतज़ाम नहीं रहता था बहुत सारे स्कूल में। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। मंडल ने अपने तजर्बात के लिए जो जिस पौधे का इंतखाब किया, मंडल ने अपने तजर्बात यानी एक्सपेरिमेंट के लिए किस पौधे का इंतखाब किया, बताइए। देखिए, बटाने, जिसको कहते हैं मटर का पौधा, मटर के पौधे का इंतखाब किया था। ठीक है, सरकारी मदरसा में बच्चे को शरीक कराने की लाजमी उम्र, यानी सरकारी मदरसा में उसका एनरोलमेंट ज़रूरी है, इसकी लाजमी उम्र कितनी है, बताइए। 5+3+, 4+6+। देखिए, सरकारी मदरसा में अब देखेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक अगर 3 साल से ज़्यादा का है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि उसको क्या है, 3 साल से ज़्यादा, 3 साल बच्चे का हो गया तो इसको आप आंगनबाड़ी में, प्ले स्कूल में, बाल वाटिका में एडमिशन कराया जाएगा। लेकिन पहले क्या था, 5+ हो गया, 6 के आसपास है तो उसका स्कूल में दाखिला कराना लाजमी होगा, यानी पहला सही होगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर बोल दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग तो 3 साल पे आप जाइएगा। ठीक है, चलिए, तालीमी मशगले की मिसाल, तालीमी मशगले की मिसाल कौन सी है, तालीमी तफरीह, यही है। देखिए, एजुकेशन यानी तालीम को एज अ एंजॉयमेंट, तफरीह की तरह लेंगे तभी बच्चा इसको ज़्यादा सीखेगा। क्लास में ऐसा माहौल आपने बना दिया बिल्कुल डर का, तो बच्चा क्या है, क्लास से भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, स्कूल फोबिया। देखिए, फोबिया एक ऐसा इंग्लिश का टर्म है, किसी भी चीज़ से अगर आपको डर लगने लगे, यानी खौफ तारी हो जाए, उसको हम फोबिया कहते हैं। स्कूल फोबिया यानी कुछ बच्चे होते थे पहले उनको इतना ज़्यादा मारा जाता था स्कूलों में कि कान पकड़ के टीचर उखाड़ लेते थे। ठीक है, और इतना मारते थे, मुर्गा बना दिया, मुर्गी बना दिया, उनको खड़ा कर दिया। इससे क्या होता था, बच्चे को स्कूल, घर से स्कूल जा रहा, बीच में गायब हो जाते थे, यानी स्कूल का नाम सुनते ही उनके अंदर खौफ तारी हो जाता है, स्कूल जाएंगे तो मार खाएंगे। ठीक है, तो यानी स्कूल का खौफ। इसी तरह देखेंगे किसी को किसी चीज़ से, जैसे घर में आप देखेंगे ख़ास तौर पे घर में अगर यानी औरतें हैं या हैं, उनको क्या है, छिपकली से डर है, तो वो छिपकली का फोबिया है। जिस चीज़ से आपको डर लगने लगे उसका वो फोबिया हो जाता है। ठीक है, किसी बच्चे के बारे में मालूमात जमा करने का बेहतरीन ज़रिया क्या हो, किसी बच्चे के बारे में मालूमात जमा करने का बेहतरीन ज़रिया मुशाहदा, जिसको ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। अब यानी बच्चा स्कूल आज आ रहा, आप उससे कुछ पूछिए नहीं, लेकिन आप उसके ऊपर निगाह रखिए कि बच्चा सुबह में किस टाइम आता है, दोपहर में जब लंच होता है तो साथियों के साथ किस तरह से उसका रिलेशन है, खेल के मैदान में किस तरह से रहता है, टीचरों का अपने साथियों के साथ वो सोशल है कि नहीं, उसकी किसके किससे दोस्ती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्वेशन करके आप उसके बारे में मालूमात अच्छे से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है,
कौमी तालीमी पॉलिसी, ठीक है, किस सन में, यानी किस सन में बनाई गई, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी 1986 में। यानी उस टाइम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म वो थे, यानी राहुल गांधी के जो फादर थे राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे यानी कौमी तालीमी पॉलिसी बनाई गई थी। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए थे और इसी में प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी लाया गया था, ठीक है। इसके बाद 30, 32, 33 साल के बाद अब जाकर 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ठीक है। याद रखिएगा, कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 यही सबसे अच्छी पॉलिसी मानी जाती थी, ठीक है। इसी पर अमल किया जा रहा था। मंडल की सतह पर तालीमी उमूर की देखभाल करने वाला अफसर, मंडल की सतह पर तालीमी उमूर की देखभाल करने वाला अफसर MEO, M से मंडल, E से एजुकेशनल, O से ऑफिसर, मंडल एजुकेशनल ऑफिसर क्या कहा जाएगा, मंडल एजुकेशनल ऑफिसर, ठीक है। मंडल एजुकेशनल ऑफिसर, मंडल एजुकेशनल ऑफिसर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। मदरसा में तालीमी कमेटी का काम, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन कमेटी बनाई जाती है, उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, मदरसा की ज़रूरत की तकमील करना, यानी स्कूल में जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है, ठीक है, और एज अ टीचर आपको इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। को एजुकेशन से मुराद बहुत सुने होंगे कि फला जगह को एजुकेशन है, यानी लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाना, यही पहला सही है, ठीक है। तिफल मरकूज़ तालीम से मुराद, यानी ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से मुराद क्या है, जिसमें हम बच्चों को सेंटर में रखेंगे। इसका मुराद है कि इम्तिहान में कामयाब होने के लिए पढ़ा, बच्चों की दिलचस्पियों के पेश नज़र पढ़ाना, बच्चों को केंद्र में रख के, मरकज़ में रख कर के बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आप अपने टीचिंग मेथड में तब्दीली लाएंगे, उसी को कहते हैं तिफल मरकूज़ तालीम, जिसमें हम बच्चे को सेंटर में रखेंगे। बच्चा जिस तरह से पढ़ना पसंद करेगा वही तरीका हम इख्तियार करेंगे, ठीक है। रंगीन खिलौनों को जोड़ना, रंगों को जमा करना, तस्वीर जोड़ना वगैरह के तरीक़ों को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है खुदकार। खुदकार मतलब सेल्फ, और इक्तिसाब लर्निंग यानी सेल्फ लर्निंग। ये सेल्फ लर्निंग की मिसाल है, ठीक है। ब्लूम की टेक्सोनोमी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ब्लूम ने जो तालीम की दर्जाबंदी की है, ये ब्लूम क्या था बताइए। ये ब्लूम जो है माहिर तालीम था, BS ब्लूम नाम आता है, BS ब्लूम, ठीक है। इनकी टेक्सोनोमी बहुत फेमस है। आगे आप जब डिप्लोमा करेंगे एजुकेशन में तो उसमें आप डिटेल से BS ब्लूम की टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, ठीक है। तलबा में इनफरादी फ़र्क़ी वजूहात, दो बच्चे हैं उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है मौरूसियत और माहौल, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। बच्चे हेरिडिटी जो अपने माँ बाप से वरासत में पाते हैं उसकी वजह से,
और माहौल यानी एनवायरनमेंट, दोनों इसमें मेजर फैक्टर हैं। इसकी वजह से बच्चों में इनफरादी फ़र्क पाया जाता है। ठीक है। ज़राए इबलाग यानी मास कम्युनिकेशन की मिसाल रेडियो, कंप्यूटर, टेलीफोन, टेलीविज़न। इसमें सबसे मास कम्युनिकेशन की मिसाल क्या है? रेडियो। रेडियो गांव देहात हर जगह तक इसका एक्सेस है। ठीक है। मौजूदा दौर में टीचर और तालिब इल्म का ताल्लुक़, टीचर तालिब इल्म का रिलेशन किस तरह से होना चाहिए? तलबा को अच्छी तालीम देना, उनकी सहूलत का बाइस बनना, यही सही। मौजूदा दौर में लोगों का मानना यह है टीचर एज अ फैसिलिटेटर यानी उनके लिए यानी सहूलियत फराहम करने वाला होगा। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके सीखेगा। ठीक है। तो इस तरह को आप जहन में रखिएगा। जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा शामिल है, वही ऑप्शन 99% आपका सही होता है। ठीक है। चलिए आगे चलिए। माहौली मुताला नंबर 2 से मुराद क्या है? बताइए। इसमें 2 से मुराद क्या होगा? इसमें 2 से मुराद आपका साइंस है। ठीक है। तलबा को सज़ा देने पर बच्चे को पहले पनिशमेंट दिया जाता था। आरटी एक्ट 2009 के बाद बिल्कुल पनिशमेंट बैन हो गया। अगर आप पनिशमेंट करेंगे तो आप जेल भी जा सकते हैं, आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है। ये क्या है? वक्त पर स्कूल आते हैं, वो बागी हो जाते हैं। सही बात है। आप अपने बच्चों को ही अगर ज़्यादा मारेंगे, डेली हर वक्त बाहर से आता आप मारते रहते हैं, धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ का आदी हो जाता है और बच्चा बागी हो जाता है। ठीक है। तो यही चीज़ है। इसीलिए यानी फिज़िकल पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट स्कूल में बैन हो गई। अब नॉर्मल तालिब इल्म यानी जो नॉर्मल नहीं है, कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है, उस तालिब इल्म यानी कौन से तालिब इल्म की मिसाल है? खिलाफ मामूल काम। सही बात। यानी जो नॉर्मल काम करना है उसके अपोजिट अगर आप काम करेंगे तो आपको अब नॉर्मल तालिब इल्म कहा जाएगा। ठीक है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि क्लास में बैठ कर के पढ़िए, आप खेल रहे हैं, आप टीचर कुछ बता रहा, आप हंसने लगे, आपने टीचर को गाली दे दिया, तो क्या कहेंगे? ये अब नॉर्मल तालिब इल्म है। ठीक है। पीयर ग्रुप से मुराद, पीयर ग्रुप से मुराद होता है हम उम्र यानी एक जैसे उम्र के और हम ख्याल लोगों का ग्रुप। हम उम्र और हम ख्याल लोगों का ग्रुप क्या होता है? पीयर ग्रुप कहलाता है। तो ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। इसलिए आप देखेंगे बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा खेलते हैं। 4 साल का बच्चा है तो 4 से 5 साल वाले ग्रुप में ज़्यादा सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है। तालीम का मकसद बच्चों में क्या होना चाहिए? बताइए। तालीम का मकसद बच्चों में क्या होना चाहिए? मालूमात फ़राहम करना, बच्चों की सलाहियतों को उभारना। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छी नौकरी हासिल करना ये मकसद नहीं है, अच्छे नंबरात से ये भी नहीं, यही बच्चों की सलाहियतों को उभारना। टीचर का काम ही एज अ फैसिलिटेटर है। बच्चों की जो यानी छिपी हुई अंदर खुदादाद सलाहियत है उसको उभार करके बाहर लाना, यही टीचर का मेन काम माना जाता है। तो दो वाला दूसरा ऑप्शन आपका ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। ठीक है। चलिए, वर्जिश के ज़रिए हासिल नशोनुमा यानी एक्सरसाइज के ज़रिए जो आपका डेवलपमेंट होता है वो क्या है? वो जिस्मानी नशोनुमा कहलाता है। ठीक है। आगे है बच्चों में नुमू। 2 लफ्ज़ आता है, एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है? एक वक्त के बाद बंद हो जाती है। जैसे 18-20 साल के बाद आपके जिस्म का जो ग्रोथ है यानी हाथ है, आँख है, आपकी लंबाई, ये सब बंद हो जाती है, उम्र के एक हिस्से में रुक जाता है। ठीक है। अगर कहीं आ गया डेवलपमेंट, क्या आ गया? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को उर्दू में नशोनुमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखिए ऊपर लिखा है नशोनुमा। नशोनुमा का मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए कहा जाता है ये ओम्ब से टोम्ब चलता है।
यानी जब बच्चा अपनी माँ के पेट में है तभी से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और जब तक वो उसकी मौत नहीं हो जाती, वो दुनिया से चला नहीं जाता, तब तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। यानी कहते हैं, यानी डेवलपमेंट नशो नुमा मिनल महदी इलल लहद, यानी महदी यानी माँ के गहवारे से इलल लहद यानी कब्र में जाने तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, चलिए, लेकिन ग्रोथ क्या है, एक टाइम के बाद बंद हो जाता है। चलिए आगे है नफ्सियात का मजमून, यानी साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसका मेन मकसद क्या होता है, यानी किरदार को समझने में मदद सबसे बेहतर, यानी साइकोलॉजी ही के ज़रिए आप बच्चों के कैरेक्टर को समझ पाते हैं। इसलिए जब आप टीचिंग करेंगे या आप बीएड या डीएलएड करेंगे, उसमें आपको बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है ताकि आप बच्चे के किरदार को समझ सकें। जिस्मानी तरक्की में मदद गलत, ठीक है। तलबा की जिस्मानी बीमारियां ये भी गलत। तलबा की ज़हनी सलाहियत जानने में मदद देता है, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन किरदार किरदार यानी बच्चों का बिहेवियर समझने में मदद देता है, ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा। अब देखिए आपका 50 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने किया है। आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे कहने से लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका उसमें कुछ जाता नहीं है, पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और अपने साथियों को जो आपका ग्रुप है उसमें शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब 51 नंबर पर लेते हैं। कमरे जमात में इनडिसिप्लिन पैदा होने की वजह, यानी इनडिसिप्लिन, कोई चीज़ डिसिप्लिन बंदोबस्त में नहीं है, उसकी मेन वजह क्या है। ठीक है, तलबा की बहुतात, यानी स्कूल में बहुत ज़्यादा तालिब इल्म है, मेयार से ऊंचा निसाब, कमरे जमात में रोशनी की कमी, ये तमाम सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। भाई इनडिसिप्लिन में सारी चीज़ें आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा तालिब इल्म है, मेयार से ऊंचा उनका सलेबस बन गया है, कमरे जमात में रोशनी नहीं अंधेरा है, तो इन सब की वजह से इनडिसिप्लिन कमरे में पाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अच्छे मिसाली टीचर की पहचान, यानी अच्छे मिसाली यानी आइडियल उस्ताद, आइडियल टीचर की पहचान क्या मानी जाएगी। तलबा की सलाहियतों को पेश नज़र रख कर पढ़ाना, यानी पढ़ाना है, यानी तलबा की सलाहियतों, तलबा जिस लेवल के हैं उसको पेश नज़र रख कर अगर पढ़ाता है, वक्त पर मदरसा आना, वक्त पर निसाब की तकमील कराना, तलबा को अच्छे नंबर देना, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सबसे अच्छा यही है। एज अ टीचर, मिसाली टीचर आप कब कहलाएंगे, आप अपनी क्लास में बच्चे जिस तरह से समझ पाते हैं, उनके समझने का जो लेवल है उसको जहन में रख करके आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तभी आप मिसाली टीचर कहलाएंगे। ठीक है, नफ्सियात का लफ्ज़ यानी साइकोलॉजी का लफ्ज़ किस ज़ुबान से लिया गया है, बताइए। देखिए साइकोलॉजी का लफ्ज़ जो है ये आपका यूनानी, अक्सर जितने इंग्लिश के अल्फाज हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो यूनानी अल्फाज हैं। कहाँ से हैं, यूनानी। तो देखिए साइकोलॉजी को जब आप देखेंगे इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक तो साइकोस एक है, दूसरा क्या है, और दूसरा आपका लोगोस है। ठीक है, दो लफ्ज़ से दोनों बने हैं, दोनों मिल करके लॉजी, लॉजी जहाँ भी आ जाता है, लॉजी का मतलब होता है नॉलेज यानी जानकारी, और साइकोस का मतलब होता है सॉल। एक मिनट, बैटरी थोड़ा लो हो रही है, एक मिनट आप लोग रुकिए।
उम्मीद है कि सब कुछ आ गया होगा, क्योंकि मैंने केयर नहीं किया था और ये आपकी बैटरी चली गई थी। चलिए, हाँ, तो कहाँ चल रहे थे हम? एक मिनट। चलिए, ये आपका, हाँ, मैं नफ्सियात के बारे में बता रहा था, ठीक है। एक मिनट। ये मेरा वो नहीं आ रहा था। जस्ट 1 मिनट। चलिए, मैं, हेलो, उम्मीद है कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी।
चलिए मैं आगे चलता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए, अगर मेरी तस्वीर नहीं आ रही है पिक्चर, तो उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं आएगा। देखिए मेरा चल रहा था नफ्सियात का लफ्ज़, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी ये आपसे किस ज़ुबान से लिया गया है? ये यूनानी ज़ुबान से। इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक है साइकोस जिसका मतलब होता है सोल या लाइफ, ठीक है, और नंबर 2 से पे आता है आपका लोगोस। लोगोस का मतलब होता है नॉलेज यानी जानकारी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है नफ्सियात का मजमून कहलाता है। बताइए नफ्सियात का मजमून क्या कहलाता है? ये जो आपका नफ्सियात का मजमून किरदार का मुताला, यानी बच्चे का जो किरदार है, उसका जो बिहेवियर है, उसका सलूक है, उसका मुताला जो है, ये क्या कहलाता है? ये नफ्सियात का मजमून कहलाता है। पहली और दूसरी जमात की किताबों में तुम क्या शामिल करोगे? पहली और दूसरी जमात की क्लासों में आप किस चीज़ को शामिल करेंगे? देखिए तस्वीर के साथ जली हुरूफ, बगैर तस्वीर के जली हुरूफ, रंगीन तस्वीर के साथ मेरे अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहली और दूसरी जमात में जो भी चीज़ आप पढ़ाएं, बच्चों की किताब थोड़ा सा रंगीन होती है, तो उसमें बच्चा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। आगे है आंध्र प्रदेश के मदारिस का मतलब होता है स्कूल। मदारिस में उन जमातों में तलबा मदरसा नहीं छोड़ते। बताइए इसमें है 7वीं और 8वीं जमात में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे, आपको पता है हिंदुस्तान में 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। 2011 की मर्दमशुमारी के तहत आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला कौन सा माना जाता है? 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक बताइए कौन सा ज़िला माना जाता है? ये आप जब देखेंगे आपका मशरिकी गोदावरी वाला ज़िला, ठीक है, मशरिकी गोदावरी वाला। कपड़ों पर रोशनाई के धब्बों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों पर रोशनाई के धब्बों को निकालने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? यानी हाइपो का माए, इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है कि मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही होगी, क्योंकि अचानक कंप्यूटर शटडाउन हुआ, जिसकी वजह से वो जो मेरा कैमरा है वो सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन आवाज़ क्लियर है। मैं क्लास पूरी करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही टारगेट बना रखा था कि 100 टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार आपके पूछे जा रहे हैं उसको पूरा करूंगा, ठीक है। आप बने रहिए, साउंड आ रहा है, अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह इम्तिहान में पूरी कामयाबी मिलेगी, बहुत काम आएगा, ठीक है। बहैसियत मुदर्रिस तहतानवी मदरसा की यानी क्लास में किसी बच्चे को रोते देखकर तुम उसको किस तरह खुश करोगे? आप टीचर हैं और आप क्लास में गए, अब देखा बच्चा कोई रो रहा है, आप उसको अब किस तरह से खुश करेंगे? बताइए। खिलौनों की मदद से कहानियाँ सुनाकर। छोटा बच्चा है, खिलौनों की मदद से उसको अगर आप
कहानियाँ सुनाएंगे तो बच्चा ज़्यादा खुश होगा। ठीक है, चलिए। मैं टीचर बन गया, यानी मैं टीचर बन गया तो उसको फ़ौक़ियत दूंगा। आप टीचर बन गए, किस चीज़ को आप फ़ौक़ियत देंगे बताइए? किस चीज़ को आप फ़ौक़ियत देंगे? निसाब और हम निसाबी मशगलों की तकमील, वक्त पर निसाब की तकमील, ये तो गलत है। ठीक है, आवाम से रब्त, ये भी गलत है। मदरसा की ज़रूरतों की तकमील, ये बहुत अहम नहीं। दूसरा वाला आपका ज़्यादा सही माना जाएगा। कौन सा दूसरा वाला? निसाब और हम निसाबी मशगलों की तकमील। ठीक है, चलिए। आगे है, मैं उस टीचर की इज्जत करता हूँ जो, यानी किस टीचर की इज्जत करूँगा? जो टीचर क्या काम करेगा? घर का काम यानी होमवर्क ना करने पर सज़ा दे। आगे है, कमरे जमात में मेरे शुबहात यानी डाउट को दूर करे। खाल वक्तों में मुझे खेलने की इजाज़त दे। तदरीसी मशगलों में मुझे हिस्सा लेने का, सबसे अच्छा यही है। जिस ऑप्शन में आप बच्चे को सेंटर में रखेंगे, बच्चे को काम करने का ज़्यादा मौका यानी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, वही ऑप्शन आपका ज़्यादा सही माना जाएगा। आगे है, मदरसों में टीचर और औलिया तलबा की मीटिंग। आपने देखा होगा, टीचर पेरेंट मीटिंग होती है, उसका मेन मकसद क्या होता है बताइए? तलबा की फितरतों को समझना। सबसे अच्छा तो यही लग रहा है, यानी बच्चों का की जो फितरत है, उसका नेचर है, उसको समझना। तलबा को अच्छी तरह असबाक पढ़ाना। ठीक है, असातिज़ा के मसाइल को समझना, औलियाए तलबा के मसाइल को का हल करना। इसमें पहला ऑप्शन आपका ज़्यादा सही सटीक बैठ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे है, उर्दू ज़ुबान की किताब को पढ़ने का शौक़ आप तलबा में किस तरह पैदा करेंगे? असबा को कहानियों की मदद से पढ़ाकर, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। कोई देखिए, छोटी जमात में जो भी चीज़ पढ़ाएंगे, कहानियाँ पढ़ाएंगे, कहानियों की मदद से जो भी सबक पढ़ाएंगे कहानी की शक्ल में पढ़ाएंगे, उसमें जो है आप जो है तलबा में ज़्यादा शौक़ पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टीचर बन जाएं तो खेल का घंटा कब रखोगे? बच्चों के खेल का घंटा आप कब रखेंगे अगर आप टीचर बन जाएं? बताइए। सुबह का पहला घंटा गलत, सुबह का तीसरा घंटा, दोपहर का पहला घंटा, दोपहर का आखिरी घंटा। सबसे आखिर में खेल का घंटा रखेंगे ताकि खेल उल करके बच्चे अपने घर चले जाएं। आजकल तलबा का किताबों का बस्ता बहुत वजन होता है, इस मसला को आप किस तरह हल करोगे? क्या है, आप देखेंगे छोटा बच्चा है, अभी 8 साल का है, अब उसकी कमर झुकी जा रही है क्योंकि बस्ता, उसका बैग जो है बहुत भारी है। इसका किस तरह से आप हल निकालेंगे? तलबा को सिर्फ पढ़ाने की किताबें ही लाने को कहेंगे, मदरसा में किताबों की फराहमी का इंतज़ाम करना और सिर्फ कापियाँ लाने को कहना, ये भी सही लग रहा है। रोज़ाना एक ही मजमून पढ़ाने वाला टाइम टेबल बनाना, होम वर्क दे करके। बताइए इसमें से क्या करेंगे? देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है दूसरा वाला, मदरसा यानी स्कूल में किताबों की फराहमी का इंतज़ाम करो और सिर्फ कापियाँ, उनसे कहो कापी ले आओ, 1-2 किताब ला सकते हो, और जो किताब जिसका होमवर्क घर पे नहीं करना है उसकी किताब आप स्कूल में प्रोवाइड करा सकते हैं, ये ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। स्कूल जाने की उम्र में तलबा मदरसा में शिरकत नहीं करते, इसके लिए आप क्या करोगे? स्कूल जाने का की उम्र है, ठीक है, यानी 6 साल, 7 साल, 8 साल, लेकिन स्कूल जाने से कतराता है बच्चा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? औलिया तलबा की मीटिंग रखोगे, मकामी लीडरों की मीटिंग रखकर मदरसा में शरीक करवाने की कोशिश करोगी, यही ऑप्शन सबसे अच्छा है। यानी जो आपका मोहल्ला है,
आपकी जो कम्युनिटी है उसके जो थोड़ा सा लीडर लोग हैं उनको बुलाओगे और उसके बाद मीटिंग रखकर मदरसा में शरीक फिर कहा जाएगा, उनके पेरेंट्स से कहो कि बच्चा स्कूल में पढ़ने आए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हिसाब में कमज़ोर तलबा को आप किस तरह पढ़ाओगे? मैथ में कमज़ोर है, आप ऐसे तलबा को आप किस तरह से पढ़ाएंगे बताइए? मैं एक हिसाब करा के बाकी हिसाब घर से लाके लाने को कहेंगे, यानी एक उसको समझाएंगे, कहेंगे बाकी खुद करके घर से लाओ। ठीक है, वालिदैन को हिदायत देना कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा तो सही लग रहा है, कमरे जमात में खुद तमाम सवालात करूँगा, गलत। मैं एक हिसाब खुद करके बाकी हिसाबात कमरे जमात में ही बच्चों को करने के लिए कहूँगा। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो है दूसरा लग रहा, दूसरा होगा। ठीक है, चलिए तलबा में मजहबी रवादारी के ख्यालात को उभारने के लिए आप मदरसा में क्या करेंगे? मजहबी रवादारी, ताकि बच्चा किसी के क्या नाम है मजहब से बहुत ज़्यादा बैर ना रखे, सबके मजहब का रिस्पेक्ट करे, इसके लिए आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे? मदरसा में हर मजहब के त्योहारों का इनेकाद, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। ईद है, बकरा ईद है, ठीक है, इसी के साथ होली है, दीपावली है, सबका इनेकाद कराएंगे तो बच्चा क्या होगा, सोशल होगा। तलबा में एक अच्छा शहरी बनने का जज्बा उस मजमून के ज़रिए उभारा जा सकता है। अच्छा शहरी बनने का जज्बा इस मजमून के ज़रिए आप वो उभार सकते हैं। बताइए, साइंस के ज़रिए, हिसाब के ज़रिए, समाजी उलूम के ज़रिए उसको अच्छा जो है नागरिक आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 30 क्वेश्चन आपका और है। मैं कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कैमरा मेरा एक जगह रुका है। ठीक है, अब आगे है, हाँ 70 नंबर पे क्या है? EFA क्या है? EFA से मुराद बताइए, EFA से क्या मुराद है? एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, यही है, पहला वाला सही होगा, यानी सबको पढ़ने का मौका दिया जाए, यानी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, चलिए अब है, मैं बहैसियत टीचर उस तरह करना पसंद करता हूँ। भाई ISR टीचर आप किस तरह करना पसंद करेंगे बताइए? कमरे जमात में खड़े रहकर पढ़ाने को आप सोचेंगे, कमरे जमात में खड़ा रहकर पढ़ाएंगे। कमरे जमात में कमज़ोर तलबा को, ठीक है, छड़ी के ज़रिए सज़ा देकर, कमरे जमात में बाहर दूसरे असातिज़ा में बातें करते रहने को गलत, कमरे जमात में सो ये भी गलत। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कमरे जमात में खड़े रहकर पढ़ाने को आप खड़े रहकर पढ़ाएंगे तो बच्चा, क्योंकि छोटी जमात में जब टीचर खड़ा रहता है तो बच्चे ज़्यादा यानी अटेंशन के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, भारत देश के कौमी झंडे की लंबाई चौड़ाई की निस्बत तनासुब कितना है? देखिए, कौमी झंडे आपको पता है तिरंगा, उसकी लंबाई चौड़ाई 3-2, यानी अगर 3 इंच जो है लंबा होगा तो 2 इंच चौड़ा होगा। ठीक है, या 3 मीटर लंबा होगा तो 2 मीटर चौड़ा, इस तरह से उसका तनासुब बनाया गया है। ठीक है, बच्चे की इब्तदाई तालीम होनी चाहिए मादरी ज़ुबान में। इब्तदाई तालीम हमेशा बच्चे की मादरी ही ज़ुबान में होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के सदर कौन थे? यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के सदर कौन थे? इसमें ND कोठारी गलत है, डॉक्टर राधाकृष्ण यानी कृष्णा शाही, अब्दुल कलाम आज़ाद, इसमें से कोई नहीं है। समझ रहे हैं? ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के ये थे डॉक्टर
लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। मुदालियर एक नाम आप सुने होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। मुदालियर, LIAR, मुदालियर ही यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के सदर कौन थे? मुदालियर थे, ठीक है। यानी 23 अप्रैल 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था। इसके सदर मुदालियर थे। कौन थे? मुदालियर, नाम याद रखिएगा। आगे चलिए। समाई बसरी आला की मिसाल, यानी ऐसा टूल्स पढ़ाने का जिसमें आप सुन भी सके और देख भी सके। तो समाई बसरी आला की मिसाल कौन सी मानी जाएगी? बताइए। टेलीविजन, टेलीविजन को देखेंगे भी सुनेंगे। शीर ख्वारी की उम्र होती है। शीर यानी दूध पीता बच्चा। देखिए इसकी उम्र वैसे होती है 0 से 2 साल। इसमें 0 से 2 साल तो ऑप्शन मुझे दिखा नहीं, ठीक है। तो मैं कोई उसमें देखा तो 1 से 4 साल लिखा था। अगर 0 से 2 साल है आप उसी पे जाइएगा, अगर नहीं है तो 1 से 4 साल पे जाइएगा। प्री प्राइमरी तालीम यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन की मिसाल क्या है? प्री प्राइमरी एजुकेशन की मिसाल इसमें से कौन सी मानी जाएगी? बताइए। यानी आंगनबाड़ी। कहा गया है ना कि बच्चा प्राइमरी स्कूल से पहले कहाँ जाएगा? या तो आंगनबाड़ी में जाएगा, या तो प्ले स्कूल में जाएगा, या तो बाल वाटिका। 3 लफ्ज याद रखिएगा, ठीक है। आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल, बाल वाटिका, ये प्री प्राइमरी तालीम की जगह मानी गई है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। MLL जुबान और मुताला माहौल में है। MLL का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, यानी मल्टीलिंगुअल लर्नर। MLL मल्टीलिंगुअल और L से लर्नर और डैश और मुताला माहौल में है। बताइए क्या है? ये है रियाजी, और रियाजी मुताले माहौल में शामिल है। जिला के तालीमी अफसर को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो तालीमी अफसर हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको DEO कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, ठीक है। 1964 में इस कमीशन को कायम किया गया। कोठारी कमीशन, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कमीशन 1964 में आया था, ठीक है। चलिए अब 20 क्वेश्चन और है। इंशाल्लाह हम 100 क्वेश्चन आपका पूरा करेंगे। एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, सारा आपको जहन नशीन हो जाएगा, ठीक है। एक मदरसा को साल में इतने दिन काम करना चाहिए। देखिए एक चीज़ आप RT एक्ट 2009 में ये बात कही गई थी कि प्राइमरी लेवल पर 220 दिन काम करेगा स्कूल, और अपर प्राइमरी लेवल पर 200 दिन, दोनों याद रखिएगा। अपर प्राइमरी 200, प्राइमरी लेवल पर 220 दिन। APPEP एक मुल्क के ताउन से, यानी किस मुल्क के ताउन से शुरू किया गया? पहले आप APPEP का फुल फॉर्म समझ लीजिए। AP पहला जो है A और P, इसका मतलब होता है आंध्र प्रदेश। फिर PEP, ठीक है, आंध्र प्रदेश। फिर प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, P से प्राइमरी, E से एजुकेशन, P से प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट किस मुल्क के ताउन से शुरू किया गया? देखिए आंध्र प्रदेश के सवाल इसलिए आ रहे हैं, आपको पता है 2014 से पहले सारा तेलंगाना ये सब क्या था? आंध्र प्रदेश ही था, ठीक है। ये था बरतानिया यानी ब्रिटिश, ठीक है। चलिए आगे है स्काउट और
गाइड को कायम करने वाला, स्काउट गाइड आजकल स्कूल में है, एनसीसी वगैरह चलता है, उसको कायम करने वाला इसको माना जाता है। यानी बर्ड पाउल, यानी बर्डन पाउल याद रखिएगा, ठीक है। तालीम बालिगान का अहम मकसद, यानी अडल्ट एजुकेशन का अहम मकसद क्या है? नाख्वागी को दूर करना। इसलिए जो ओपन लर्निंग जो सोर्स बनाए गए हैं, ओपन यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, डिस्टेंस एजुकेशन जैसे आप देखेंगे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ आंध्र प्रदेश में देखेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो गच्चीबावली में है, वहाँ से उसका भी डिस्टेंस एजुकेशन है। इसका मकसद क्या है? नाख्वागी को, ताकि जो लोगों को मौका नहीं मिल सका पढ़ने लिखने का, वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकें। तालीम निस्वां को अमली तौर पर किस सन में राइज किया गया? तालीम निस्वां को अमली तौर पर 1992 में, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई थी, उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के तहत तालीम निस्वां यानी वीमेन एजुकेशन को अमली तौर पर राइज किया गया था। ठीक है, चलिए, स्कूल कैंपस का मकसद, यानी स्कूल ही में बच्चा रह रहा, ठीक है। स्कूल कैंपस का मकसद क्या होता है बताइए? स्कूल कैंपस का मकसद क्या होगा? तालीमी मेयार में बेहतरी लाना। हमारी रियासत में तालीमी दर्जात हैं। तालीमी दर्जात क्या हैं? देखिए, पहले ये था क्या, 10+2+3, यानी पहले 10 साल पढ़ेगा, क्लास 10 पास हो जाएगा, 2 साल यानी इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल क्या, ग्रेजुएशन। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर पूछा जाएगा तो ये आएगा 5+3, ठीक है, +3+4। इसको आप जरूर याद रखना, 5+3+3+4, ठीक है। 5 का मतलब पहले बच्चा 3 साल कहाँ जाएगा? फाउंडेशन। 3 साल कहाँ जाएगा? आंगनवाड़ी में या बाल वाटिका में, ठीक है। चलिए हम कैमरा बंद ही कर देते हैं, कैमरा काम नहीं कर रहा, ठीक है। 3 साल वहाँ जाएगा, फिर 2 साल कहाँ पढ़ेगा? क्लास 1st 2nd, ये फाउंडेशन हो या आपका 5 साल पूरा हुआ। 3 साल उधर, 2 साल आप स्कूल में पढ़ेंगे, 3 साल प्री प्राइमरी, फिर 3 साल पढ़ेगा, यानी 2 साल पढ़ने के बाद क्लास, यानी सोम चहारुम पंजुम क्लास फिर पास कर लिया। फिर 3 का मतलब क्या है? 6th 7th 8th। उसके बाद 4 साल का मतलब क्या हुआ? यानी 9th 10th 11th 12th, अब बन गया, ठीक है। SUPW को तालीमी मैदान में राइज करने वाला कमीशन, SUPW बताइए। पहले SUPW का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। S का मतलब होता है सोशली, U का मतलब होता है यूजफुल, और P का मतलब होता है प्रोडक्टिव, W का मतलब होता है वर्क। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क को तालीमी मैदान में राइज करने वाला कमीशन, इसको तालीमी मैदान में राइज करने वाला कमीशन कौन था? ये है, इसको राइज करने वाला जो कमीशन था, ये था एशोर पटेल कमीशन, ठीक है। यही कमीशन इसको राइज किया था। चलिए, 89 वाला ये रीजनिंग वाला इसमें आ गया, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। 90 नंबर की क्या है? 90 पे क्या है? मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत में शुरू किए गए स्कूल, नवोदय विद्यालय, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल हैं। अलग अलग ज़िले में एक नवोदय विद्यालय कायम किया गया है। गरीब बच्चों को वहीं रह करके तालीम दी जाती है, 6 से 12th तक, ठीक है। असातिज़ा को ट्रेनिंग देने वाला ज़िलाई इदारा क्या है? डाइट है।
डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग, ये जो आप डीलेट वगैरह करते हैं वहाँ पर डीलेट की भी ट्रेनिंग दिलाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए आगे है, बच्चों पर किताबों का बोझ कम करने के लिए सिफारिश किसने की थी? ये है यशपाल कमेटी ने, याद रखना। तेलंगाना SCERT का दफ्तर कहाँ वाक़ है? बताइए कहाँ वाक़ है? हैदराबाद में है। लेकिन SCERT का फुल फॉर्म भी याद रखिए, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है, एस से मतलब NCERT के पैटर्न पे, एस से मतलब स्टेट, सी से काउंसिल, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, स्टेट और एन में नेशनल हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। इसका क्या है? हैदराबाद। भाई तेलंगाना है तो उसकी राजधानी भी हैदराबाद है, इसमें आप तुक्का मारेंगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे OBB से मुराद ऑपरेशनल या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत इसको लाया गया था। बस तालीम का पहला मकसद क्या होना चाहिए? बताइए। तालीम का यानी मालूमात बहम पहुंचाना, यानी तालीम का पहला मकसद क्या होना चाहिए? यानी मालूमात बहम यानी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, रुझानात का फरोग, मशागिल, रहनुमाई, ये सब पहला ही माना है। अगर ये ना हो तो रहनुमाई होगा, ठीक है। अब आपका 5 क्वेश्चन और बचता है, चलिए जल्दी से उसको भी कहते हैं। एजुकेयर, देखिए एजुकेशन का लफ्ज आप देखेंगे तो एजुकेशन 2 लफ्ज से बना है, एक एजुकेयर, एक एजुकेटम। तो एजुकेयर का मतलब क्या होता है? देखिए एजुकेयर का मतलब होता है, इंग्लिश में देखेंगे टू ब्रिंग अप, यानी ऊपर बढ़ाना, ऊपर चढ़ाना, ठीक है। और लेकिन यहाँ ऊपर बढ़ाना, आगे बढ़ाना ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ है पढ़ना आ सकता है, ठीक है। और एजुकेटम अगर आ गया, एजुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने का काम, ठीक है। एक उस्ताद के लिए सबसे ज्यादा अहम क्या चीज होगी? बताइए। जमाती नज़्मों यानी ज़ब्त मज़मून, तलबा, तदरीस के लिए वक्त, यही है तदरीस के लिए वक्त होगा, ठीक है। चलिए अब 3 क्वेश्चन और हैं, 100 पूरा हो जाएगा। जवाबी बेअज़ात की जांच को काबिल एतबार बनाने के लिए उस्ताद को चाहिए कि वो क्या करे? जवाबी बेअज़ात को बताइए। इसके लिए वो मुस्तइद यानी तैयार होना चाहिए। तदरीस होती है, बताइए तदरीस किस तरह से होती है? तदरीस कहते हैं टीचिंग। टीचिंग क्या है? फितरी अमल है, यानी धीरे धीरे चलता रहता है। मुदर्रिस का अहम फरीज़ा क्या होना चाहिए? बताइए। निसाब को मुकम्मल करना गलत, नोट्स देना गलत, तलबा को सीखने में मदद देना, ठीक है, यानी रवैयों को परवान चढ़ना, यही तीसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है। तलबा को सीखने में मदद देना यानी एज अ फैसिलिटेटर होना, यही मुदर्रिस का अहम फरीज़ा माना जाता है। अब देखिए 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था, और मैं बैटरी सही से लगा नहीं सका, उसको चार्ज नहीं कर सका, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। इसलिए बीच में मेरी तस्वीर भी चली गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा डिस्कशन, मेरा साउंड बराबर आता रहा होगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं ख्याल करूँगा। अब आप फीडबैक दीजिए कि 100 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और इसका एक्सप्लेनेशन यानी इसकी तशरीह कैसी लगी, ठीक है। दोस्त अच्छे लगे हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मज़ीद नोट के लिए
जो आपका 60 नंबर का था मैथ, फिजिकल साइंस, बायो साइंस यानी सोशल स्टडीज़, उसके लिए 9873603812 पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, लिंक दूंगा, आप वहाँ 199 पे करके, ठीक है, आप पूरी PDF जो है उसका नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, सारा सब्जेक्ट का। चलिए, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।